वेलकम साथियों, ज्ञान घर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और बहुत बड़ी गुड न्यूज़ और खुशखबरी, और आपका क्या कहते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं हम। थैंक्स फॉर 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गया आज, कंप्लीट ज्ञान घर यूट्यूब पे, ठीक है ना। यानी 1K सब्सक्राइबर, डेट मीन्स 1000 सब्सक्राइबर, एक एक लोग जुड़ करके आज, यानी आप लोगों ने मुझे बहुत स्नेह प्रेम प्यार दिया और बहुत कम समय में 1000 सब्सक्राइबर जुटाने में ज्ञान घर कामयाब हो गया। इसमें आप सभी का बहुत बड़ा योगदान है। यानी एक शायरी है और ये शायरी मैं आप लोगों के लिए बोलना चाहता हूँ। क्या है शायरी? खुशी के लम्हे इस कदर छोटे हैं यारो, खुशी के लम्हे इस कदर छोटे हैं यारो, ये गुजर जाता है मेरे मुस्कुराने से पहले। ठीक है, यानी इस मुस्कान का मैं बयां किस कदर करूं, शब्द कम पड़ जाएंगे। आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। इस सब्सक्राइबर यानी ज्ञान घर के सब्सक्राइबर को बढ़ाने में आप सभी का अहम रोल, बहुत बड़ा योगदान रहा है। थैंक्स फॉर, यानी ज्ञान घर के तरफ से, टीम के तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आते हैं हम लोग बीपीएससी ट्री पे, जो हम लोग सेट प्रैक्टिस कर रहे थे। आज कंटिन्यूस वे में सेट हमारे पास कितना है? सेट है 10वां सेट है। ठीक है, बहुत साथियों का कमेंट्स आया, बहुत अच्छा लगा। मतलब हिंदी, देखिए ये बाइलिंगुअल है, हिंदी भी है इंग्लिश भी है। क्वेश्चन अब देखिए, अब सिर्फ एक लैंग्वेज पढ़ रहे हैं हम तो थोड़ा टाइम ज़्यादा चला जा रहा है। हमको आपको टाइम को बचाना भी है, कंटेंट भी देना है, ठीक है ना। तो ठीक है, हिंदी इंग्लिश यानी बाइलिंगुअल भी तो चल ही रहा है, लेकिन हमारी प्रयास पूरा रहेगा, कोशिश ये रहेगा कि इंग्लिश हिंदी में ही हम बताएं आपको। ठीक है, चलिए तो आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे आते हैं। क्या क्वेश्चन है आपका सेट का? यानी सेट ये 10 है, लगातार प्रैक्टिस वे में आपका चल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे जो क्वेश्चन है आपके सामने, बिल्कुल लेवल वाला क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। इतना अच्छा क्वेश्चन है, यानी आपको जो है ज्ञान घर का टीम इतनी मेहनत करके आपके लिए क्वेश्चन बना करके लाती है। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन है, सबसे पहले देखिएगा, कह रहा क्या, उष्मागतिकी में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। मतलब थर्मोडायनामिक्स, उष्मागतिकी की बात किया जाता है, थर्मोडायनामिक्स कहा जाता है। चलिए थर्मोडायनामिक्स में जो होता है, पहले स्टेटमेंट पढ़िए। क्या करिए? स्टेटमेंट पढ़िए, स्टेटमेंट पढ़िए। पहला स्टेटमेंट है आपके सामने, चलिए देखिए पहला स्टेटमेंट है, इन थर्मोडायनामिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। देखिए थर्मोडायनामिक्स में जो होता है, पहले सबसे पहले यानी थर्मोडायनामिक्स जो होता है ना, वो क्या करता है, यानी उसमें हम लोग वर्क के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? थर्मोडायनामिक्स के चैप्टर में आता है आपका इंट्रोपी आता है, वर्क आता है। अब हम यहाँ वर्क की बात करेंगे, क्योंकि आपके यानी पूरे ऑप्शन में क्या क्या दिया है? वर्क दिया है, तो वर्क से रिलेटेड हम बात करेंगे। वर्क किस किस पे डिपेंड करेगा? सबसे पहले अगर आपको मैं बता दूं, अगर मान ली इस तरह का कुछ दिया हुआ है, ये मान लीजिए प्रेशर का है, ये भी हमारा वॉल्यूम है, प्रेशर और वॉल्यूम है। अब ग्राफ कुछ इस तरह से जा रहा है, ग्राफ कुछ इस तरह से जा रहा है, मान लीजिए यहाँ पे ये शेप है। ठीक है, ग्राफ कुछ इस तरह से आपका जा रहा है, यहाँ से ये आपका क्या कर रहा है, ग्राफ कंसिडर कर रहा है, या इसी को कह लीजिए, मान लीजिए ये है और इस तरह से दिया है आपका, इस तरह से दिया है। ठीक है, और आपसे पूछे कि इसमें जो है वर्क कितना होगा, इसमें वर्क कितना होगा, तो कुछ नहीं, कोई टफ नहीं है, कोई हार्ड नहीं है। अगर आपका ग्राफ जो दिख रहा है, उस ग्राफ में देखिएगा शेप कैसा है, आकार कैसा है। किसी भी ग्राफ का जो चीज पूछे हमारा, पी और भी जो है हमारे पास, अगर मान ले कि ग्राफ का स्लोप इस तरह से हमारा दिया हुआ है, तो ये इसका जो एरिया होगा ना, इसका जो एरिया होगा वही आपका वर्क देगा। यानी एरिया अंडर, यानी ये ग्राफ किसके किसके बीच है? प्रेशर और वॉल्यूम के बीच है। वाई एक्सिस पे आपका क्या है? प्रेशर है। एक्स एक्सिस पे क्या है? वॉल्यूम है। पीवी का जो ग्राफ होगा वो वर्क देगा। ठीक है, पीवी का ग्राफ क्या देगा? वर्क देगा। यानी जो चीज पूछेगा उसका एरिया जो निकालिएगा वही चीज प्रोडक्ट देगा। जिस तरह से ओम्स लॉ से आपने पढ़ा था, V बाई आई, क्या दिया था? V बाई आई पढ़ा था। तो इसमें हमारा जो, अगर मान लें कि यहाँ पूछेगा कि ये हमारा इसका वैल्यू कितना होगा, तो ये कैसा शेप दिख रहा? ये शेप दिख रहा आपको ट्रायंगल। कैसा दिख रहा है? ट्रायंगल। तो एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे ट्रायंगल का, जो हमारा वो आएगा वही उसका वैल्यू हमारा निकल करके आएगा। यानी जैसा ग्राफ दिखेगा उसका शेप पे आएगा। अब यहाँ पे देखिए कि एरिया पाथ पे, यानी सॉरी, वर्क पाथ पे डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा? वर्क पाथ पे निर्भर करेगा कि नहीं करेगा? अब आप सपोज करिए, देखिए
आप किसी रास्ता से जा रहे हैं और रास्ता आप भटक जाए, रास्ता कहीं आपको जाना है और जो रास्ता आपको मंजिल तक लेकर के जाएगी वो रास्ता आपको मिला नहीं, दूसरा रास्ता पकड़ लिए, रास्ता गलत होने से बताइए आपका एनर्जी लॉस हुआ या नहीं हुआ? एनर्जी लॉस हुआ। तो इसका मतलब हो गया कि अगर हमारा रास्ता सही मिलता तो एनर्जी लॉस नहीं होता। तो इससे ये डिपेंड है, देखिए एनर्जी जो होता है, एनर्जी इनडायरेक्ट वे में हमारा वर्क ही है। एनर्जी क्या है, यानी वर्क को परिभाषित क्या किया जाता है, डूइंग कैपेसिटी ऑफ एनर्जी क्या है, कार्य करने की क्षमता को हम लोग एनर्जी कहते हैं। यानी जब हम एसआई मात्रा की बात करेंगे, एसआई मात्रा की बात करेंगे तो वर्क का एनर्जी, वर्क का यूनिट और एनर्जी का यूनिट एक समान होता है। क्या होता है, तो जो वर्क है हमारे पास वही एनर्जी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रास्ता भटकने की वजह से आपका एनर्जी भी क्या हुआ, लॉस हुआ है। तो अगर सपोज करिए कि ये रास्ता आपको गांधी मैदान लेकर के जाती है अभी वर्तमान में पटना से, ठीक, ये रास्ता आप यहाँ पे है, ये रास्ता पकड़िएगा तो कहाँ लेके आइएगा, गांधी मैदान। और एक रास्ता इधर जाती है जो आपको मान ले दानापुर लेके चली जाएगी, ठीक है। और आप यहाँ हो, ये गोलंबर आपका रास्ता है, गोलंबर नहीं है, ये रास्ता दो जगह जा रही है, एक इधर जा रही है एक इधर जा रही है, और आप गलती से इस रास्ता में पहुंच गए। इस रास्ता में पहुंच गए तो अब बताइए क्या आप गांधी मैदान से आ रहे हैं, नहीं आ रहे। जैसे जैसे आप इधर चले जाएंगे इससे डिस्टेंस बढ़ते चला जाएगा, घटते चला जाएगा, बढ़ते चला जाएगा, क्योंकि इसके नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। आप कहाँ जा रहा है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि पाथ भटकने से वर्क भी भटक जाएगा। पाथ भटकने से वर्क, रास्ता भटकने से कार्य की शैली, कार्य करने की क्षमता भी क्या हो जाएगा, चेंज कर जाएगा। इससे यह साबित हुआ कि वर्क जो है पाथ डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं है। आई बात समझ में, पाथ डिपेंडेंट है। चलिए, तो पहला हमारा क्या हो जाएगा, वर्क इज पाथ डिपेंडेंट। इसको हमको समझाने के लिए हमको इतना लेक्चर देना पड़ा है। और दूसरा क्या हो जाएगा, वर्क इज द एरिया, इसको चेंज करिए, अब आंसर पे आइए। यानी वर्क जो है पाथ डिपेंडेंट है कि नहीं है, हाँ बिल्कुल है। अगर पाथ गलत हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, वर्क भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। गलत इन केस मतलब नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अगर जिधर हमको जाना है उसी डायरेक्शन में हमारा रास्ता मिल गया है, जिस डायरेक्शन में जाना है, तो वर्क हमारा पॉजिटिव होगा। जाना है हमको ईस्ट में और जा रहा है हम वेस्ट में, अपोजिट डायरेक्शन मिल गया तो ये हमारा वर्क नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब वर्क हमारा पाथ डिपेंडेंट है। दूसरा, वर्क इज द एरिया अंडर कर्व इन अ पीवी डायग्राम। हाँ, जैसे ये हमारा, ये मान लीजिए कि ये डायग्राम आपको दिया हुआ, ये आपका मान लीजिए यहाँ पे ये P1 है, ये P2 है, यानी 2P है, ये 1P है। ये वॉल्यूम दे दिया आपका 1V1 और 2V1, 2V2। चलिए, फाइनल और इनिशियल मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा वर्क ऐसे जा रही है, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ठीक है, ऐसे ऐसे नच करके आ रहा, ठीक है। अब यहां पे पूछेगा कि वर्क कितना होगा, तो ये कैसा शेप का दिख रहा है, जैसा शेप दिख रहा है आप उसका एरिया का फॉर्मूला लगा दीजिए। ये दिख रहा होगा आयत, आयत का एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कौन हो जाएगा, ये लेंथ हो जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा, ब्रेथ कहलाएगा, यानी लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है ना। घबराना नहीं है, वर्क पाथ डिपेंडेंट होता है। वर्क जो हमारा निकलेगा, जो भी कर्व का हमारा जो क्या आता है, ग्राफ आता है, उसका एरिया जो होगा वही एरिया हमारा वर्क दे देगा। चलिए, तो आंसर हमारा इसका क्या हो जाएगा, मोर देन 1 होगा, 2 आंसर आया इसका। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ गैस इन अ रिजिड कंटेनर इज रेज्ड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द कंटेनर वॉल इंक्रीजेज बिकॉज। देखिए, अब अगर आपसे पूछे हिंदी में, देखिए, जब एक कठोर कंटेनर में गैस का तापमान बढ़ाया जाता है तो कंटेनर की दीवार पर गैस द्वारा लगाया गया दबाव बढ़ जाता है, क्योंकि अब आप ही बताइए। जैसे मान लीजिए कंटेनर है, इसमें क्या फिल किया हुआ है, गैस फिल किया हुआ है, ढका हुआ एक पाइप के थ्रू। जब टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो इसके मोलेकुल्स के बीच में जो कॉन्ट्रैक्शन होगा क्या होगा, बढ़ने लगेगा, कोलिजन होना शुरू हो जाएगा, टकराव ज़्यादा होगा। क्या होगा, टकराव ज़्यादा होगा। आई बात समझ में, एक दूसरे से क्या करने लगेगा, टकराने लगेगा, क्योंकि मोलिकुल्स क्या ना, टेम्परेचर बढ़ने के कारण उसकी भागने की टेंडेंसी क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। जब भागने की टेंडेंसी ज़्यादा हो जाएगी तो आपस में मोलिकुल क्या होने लगेंगे, टकराने लगेंगे, कोलाइड करने लगेंगे। चलिए, कोलाइड का मतलब होता है मिलना, कोलाइड का मतलब होता है मिलना, यानी अणु आपस में क्या होने लगेंगे, टकराने लगेंगे एक दूसरे से, या अकेले अकेले एक दूसरे से टकराएंगे। अकेले को तो मिलना कहेंगे ही नहीं। चलिए, जब टकराएंगे, अब सोच के देखिए, आप कभी आप फुटबॉल खेले होंगे, ये मैं इसलिए प्रैक्टिकल बता चुके, साइंस जो चीज़ है ना वो प्रैक्टिकली की चीज़ है। क्रिकेट, आप फुटबॉल खेले होंगे, सपोज करिए आप भी रन कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं,
और सामने से भी आपका विरोधी टीम दौड़ रहा है, ठीक है। जब दोनों में आप कोलाइड के टकराए तो उस समय जो आपके जो गतिमान था, गति तेज था या कम था? ऑब्वियस बात, तेज नजर आया होगा, तेज फील किए होंगे अगर फुटबॉल खेले होंगे तो, ठीक है ना। हमने खेला है इसलिए हम ये चीज बता रहे हैं आपको। तो जब कोई चीज टकराता है तो उसमें स्पीड क्या होता है? बढ़ा हुआ नजर आता है। तो यानी मोलिकुल्स कोलाइड विद ईच अदर मोर ऑफन, यानी मोर वेलोसिटी से, मोर ऑफन का मतलब हो गया हमारा यहाँ पे वेलोसिटी से, ठीक है ना। यानी अधिक, जब अणु आपस में, यानी जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो अणु आपस में टकराएगा, अणु आपस में टकराएगा तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? साइमल्टेनियसली यानी इंक्रीज करेगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। चलिए तो आंसर क्या होगा इसका? यानी पहला ऑप्शन को भी देख लीजिए, मोलिकुल्स लॉस मोर काइनेटिक एनर्जी इच टाइम दे स्ट्राइक द वॉल्स। काइनेटिक एनर्जी जब वहाँ स्पीड बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, लॉस नहीं करेगा, तो ये नहीं होगा आंसर। मोलिकुल्स हैव हाई एवरेज स्पीड, एवरेज की यहाँ बातें नहीं होगा, एवरेज की बात ही नहीं होगा, इसीलिए इकलौता आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। आपका अगला प्रश्न है, क्या करा? इफ द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स इज इंक्रीज द इफिशियंसी ऑफ कार्नोट इंजन, यानी कह रहा है हिंदी में, इसको पढ़ लीजिए। यदि स्रोत का तापमान बढ़ाया जाए तो कार्नोट इंजन, एक कार्नोट इंजन है, इसका फॉर्मूला होता है कार्नोट इंजन का, इसको हम लोग कहते हैं इफिशियंसी। क्या कहते हैं? इफिशियंसी ऑफ कार्नोट इंजन। इफिशियंसी को हम लोग ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये फॉर्मूला होता है 1 माइनस टेम्परेचर ऑफ सिस्टम बाई टेम्परेचर जो हम लोग हाइट इंक्रीज करते हैं, ये होता है एक फॉर्मूला, इसको लिख लीजिएगा। अगर टेम्परेचर बढ़ाइएगा, सपोज करिए टेम्परेचर ऑफ सिस्टम हमारा जो टीसी है बाई एच है, ये हमारा इंक्रीज होगा तो ये घटेगा, ये बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा? घटेगा, डिक्रीज करेगा। तो ये अगर हम यहाँ क्या टेम्परेचर क्या कर रहा है? टेम्परेचर जो आपने अलग से जो टेम्परेचर दे रहा है वो आप क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। तो ये क्वांटिटी अगर बढ़ेगा, ये हमारा जो है डिनोमिनेटर में है, क्या है? एक होता अंश, एक होता हर। डिनोमिनेटर को हम लोग कहते हैं हर। क्या कहते हैं? हर। हर बढ़ाइएगा तो अंश क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अंश बढ़ेगा, अगर हर घटा हुआ तो अंश बढ़ा हुआ रह जाएगा, ठीक है ना। अगर नीचे वाला वैल्यू बढ़ाएगा तो ऊपर वाला वैल्यू घटेगा हमारा। अब यहां पे देख लीजिए, हमारा इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस टी सी बाई टी एच। ये फॉर्मूला आप याद रख लीजिएगा, काम आएगा बहुत। ये बढ़ गया तो इसका मतलब ये क्वांटिटी घट जाएगा, क्वांटिटी घटेगा। तो अब कोई भी घटेगा, मान लीजिए 1 हमारा, मान लीजिए यहाँ घटाकर कोई डिसिमल हमारा 0 में आ रहा है, तो ये हमारा जो वैल्यू आएगा 0 में सब्सिट्यूट करके गया तो हमारा क्या आएगा? ये 0.9, यानी ये जो वैल्यू आएगा हमारा क्या आएगा? मैक्सिमम आएगा। क्या आएगा? मैक्सिमम इफिशियंसी आएगा। तो यानी हमारा टेम्परेचर के साथ क्या हो जाएगा? इफिशियंसी ऑफ कार्नोट जो है हमारा बढ़ जाएगा। क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो ये इंक्रीज कर जाएगा। क्या कर जाएगा? ये इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, कह रहा है कि बाहरी बल के अनुपस्थिति में एक छोटी तरल बूंद का आकार निर्धारित होती है उसकी सतह की तनाव से, सरफेस टेंशन से। किससे? सरफेस टेंशन से। मतलब बाहरी फोर्स नहीं है, लेकिन आप फिर भी देख, जैसे पानी है और इसको देखिए इस तरह झुकाव के ऊपर रहता है, कोई एक्सटर्नल फोर्स हम लगा नहीं रहे, यहाँ क्लोज कर रहे थे, लेकिन इसका ये वजह क्या है? ये सरफेस टेंशन की वजह से। किसकी वजह से? सरफेस टेंशन की वजह से, पृष्ठ तनाव की वजह से। सरफेस टेंशन, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? पृष्ठ तनाव, ठीक है। चलिए आज जो हम बता भी रहे, हिंदी में भी बता रहा है और इंग्लिश में बता रहा है, क्योंकि आपका कमेंट आया तो इसका भी ख्याल रखना पड़ेगा मुझे। यानी जब कोई बाहरी बल, एक्सटर्नल फोर्स अनुपस्थित होगा तो उसका जो हमारा क्या तरल बूंद का जो आकार निर्धारित होगा किस पे होगा? सरफेस टेंशन पे, पृष्ठ तनाव पे होगा। यानी इसी वजह से जो बारिश की जो बूंदे होती है वो आपको किसके गोलाकार दिखता है? कारण क्या है? किसके वजह से? सरफेस टेंशन की वजह से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। इन स्ट्रीम लाइन फ्लो, जो फ्लूडिटी जो हमारे पास होता है, स्ट्रीम लाइन कहने का मतलब जो धारा प्रवाह, यानी सीधी रेखा में जो धारा प्रवाहित होती है, ठीक है ना, उसी की बात कर रहा था। देखिए यहाँ पे द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ऑलवेज रिमेन सेम। अब यहाँ पे जब स्ट्रीम लाइन में हमारा धारा जब जा रहा है, आप ही बताइए मुझे, यहाँ जो वेलोसिटी फील होगा, यहाँ जो फील होगा, यहाँ जो फील होगा, क्या अलग अलग होगा? हर जगह स्पीड, गति क्या रहेगा? एक समान रहेगा। तो यही चीज हमारा ऑप्शन में हमारा बना लीजिए। स्ट्रीम लाइन फ्लो, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ऑलवेज रिमेन सेम। दूसरा ऑप्शन, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल पार्टिकल्स अराइविंग एट अ पॉइंट आर सेम। द मोमेंट्स ऑफ ऑल पार्टिकल्स अराइविंग एट अ पॉइंट सेम मोर देन वन। और देन देखिए यहां कह रहा है कि जब यहां पे हमारा जब वेलोसिटी में चेंजिंग नहीं आ रहा है, तो जब वेलोसिटी में चेंजिंग नहीं आ रहा तो काइनेटिक एनर्जी में चेंजिंग आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है?
हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक है। चलिए यहां पे हमारा देखिए, मान लीजिए जो हमारा पानी फ्लो कर रहा बह रहा, तो पानी का जो मास अपना H2O का जो अपना मास है 18 ग्राम कुछ भी होगा, तो हर जगह मास भी क्या है उसका कांस्टेंट है, स्पीड भी क्या है कांस्टेंट है। तो क्या कर रहा है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल पार्टिकल अराइविंग एट अ पॉइंट आर सेम। पॉइंट में एक जगह जो हमारा काइनेटिक एनर्जी, वही काइनेटिक एनर्जी हर जगह होगा, हमारा सेम स्पीड से क्या करेगा, ये फ्लो करेगा, सेम वेलोसिटी से क्या करेगा, ये फ्लो करेगा। तो आंसर क्या होगा आपका इसका, ए नंबर इज द करेक्ट आंसर होगा। इन स्ट्रीमलाइन फ्लो द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल्स ऑलवेज रिमेन सेम, हर जगह क्या रहेगा, एक समान रहेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द टेम्परेचर इंक्रीजेज व्हाट हैपेंस टू द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, क्या होगा। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का देख लीजिए फॉर्मूला क्या होता, ये जो होता है इलास्टिसिटी, ये होता सिग्मा बाई ई, ये होता है हमारा स्ट्रेस, ये नीचे वाला होता हमारा स्ट्रेन, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है, ठीक है ना। चलिए तो मॉडुलस इलास्टिसिटी जब टेम्परेचर करेगा बढ़ाइएगा, जब टेम्परेचर किसी पे भी आपका टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो उसका स्ट्रेस बढ़ा रहा है, क्या कर रहा है, स्ट्रेस बढ़ा रहा है। आए बात समझ में। लेकिन यहाँ स्ट्रेन क्या हो रहा है, घटेगा, स्ट्रेन क्या होगा, घटेगा। तो यहाँ हमारा पास क्या हो जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज द वाट मॉडुलस, यानी वाट हैपन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये हमारा क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारा ये चीज़ क्या हो जाएगा, ये घटेगा, क्या होगा, ये घटेगा। तो ये घटेगा तो ये क्वांटिटी क्या कर जाएगा, हमारा इंक्रीज कर जाएगा। तो आंसर क्या होगा बताइए, आंसर ये हो जाएगा आपका, इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इक्विपर्सन ऑफ एनर्जी द मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड डिपेंड्स ऑन। देखिए ये जो होता है इसका एनर्जी जो होता है, इसका फॉर्मूला होता है, इक्विपर्सन को हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता 3RT। क्या होता है, 3RT। जहां आर क्या है, ये गैस कांस्टेंट है, आर क्या है, गैस कांस्टेंट है, टी क्या है, टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा। ये एनर्जी है तो एनर्जी क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर या mgh जो भी होगा आपका एनर्जी होगा। तो मास भी है हमारे पास, टेम्परेचर भी है, तो इसका मतलब कि दोनों पे डिपेंड करेगा। फॉर्मूला ये जरूर याद रखिएगा, U बराबर क्या होता है 3RT, U बराबर 3RT। तो क्या हो जाएगा, यानी टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा और मास भी डिपेंड करेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, बोथ टेम्परेचर एंड मास। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है आपके पास, किरचॉफ्स का वोल्टेज नियम संतुष्ट करता है। ये जो करता है जिसे हमारे किरचॉफ्स क्या है, सर्किट में भी करता है, यानी सर्किट हमारा लीनियर भी हो सकता है, नॉन लीनियर भी हो सकता है, एसी भी हो सकता है और डीसी भी हो सकता है, ठीक है ना। चलिए किरचॉफ्स लॉ जो है हमारा लीनियर सर्किट के लिए भी है, नॉन लीनियर सर्किट के लिए भी है, एसी सर्किट वाली नहीं, एसी और डीसी दोनों के लिए है, एसी और डीसी दोनों के लिए। तो हमारा तो आंसर ऐसी एक से ज्यादा हो गया तो मोर देन क्या हो जाएगा, वन आंसर हो जाएगा। चलिए किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या कहता है, जो सर्किट में हमारा क्या है, जो हमारा वोल्टेज फ्लो कर रहा है, तो इनकमिंग वोल्टेज बराबर होता है आउटकमिंग वोल्टेज, ठीक है ना। मतलब टोटल जो हमारे पास वोल्टेज होता है वो किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर होता है। मतलब टोटल वोल्टेज इनकमिंग वोल्टेज प्लस आउटकमिंग वोल्टेज बराबर जीरो, इसी को कहा जाता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। यानी इस किरचॉफ वोल्टेज लॉ में एनर्जी क्या रहता है, कंजर्व रहता है। चलिए ये क्वेश्चन आगे आपसे नहीं पूछेगा इतना डेप्थ में, जितना जरूरत है आयोग पूछ सकती है उतना हम करा ही दे रहे हैं आपको। आइए नेक्स्ट प्रश्न में देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है आपसे, व्हेन 1 kg ऑफ आइस मेल्ट्स एट 0 डिग्री सेल्सियस इनटू वाटर एट द सेम टेम्परेचर द चेंज इन एंट्रोपी इज। जब 1 किलो बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलकर समान तापमान पर पानी में बदल जाती है तो एंट्रोपी में परिवर्तन होता है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा, यहां निकालना पड़ेगा। ये आपका क्या कर रहा है, ये आइस है, 1 kg आइस है, तो आइस दिया हुआ कितना आइस है, 1 kg है। इसको ग्राम में कन्वर्ट करिएगा कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम हो जाएगा। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, देखिए लेटेंट हीट का, लेटेंट हीट इसको कहते हैं, फ्यूजन का मतलब देखिए, फ्यूजन का मतलब होगा बिखरना, टूटना, ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, कोई चीज को पिघलाने के लिए, तोड़ने के लिए जितना हीट रिक्वायर्ड होगा उसी को हम लोग कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। समझ में आए। चलिए टेम्परेचर को, जो मान ली बर्फ है तो बर्फ को कोई तो टेम्परेचर मिलेगा जिसके कारण वो क्या करेगा, मेल्ट करना शुरू करेगा। चलिए तो अब कितना मेल्ट पे करेगा हमारा देख लेते हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो होता है हमारे पास 80 कैलोरी पर केल्विन होता है, 80 कैलोरी
पर, ये याद रखिएगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब यहां पे बात आएगी, किसकी बात आएगी, ठीक है, चलिए। यहां पे इंट्रोपी का फॉर्मूला होता है डेल क्यू बाई टी, डेल क्यू बाई, इंट्रोपी को हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं। इंट्रोपी के किस से रिप्रेजेंट करते हैं, एस से। ये डेल क्यू, ये क्या है, हीट एब्जॉर्ब। जैसे किसी चीज को तोड़िएगा, पिघलाइएगा, तो हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, शोषित करेगा, ठीक है। तो कितना हीट एब्जॉर्ब करेगा, तो डेल क्यू का फॉर्मूला होता है आपका, डेल क्यू बराबर होता है एम एल, एम एल। ये डेल क्यू क्या है, एब्जॉर्ब हीट है, एब्जॉर्ब हीट है, ये याद रखिएगा, एब्जॉर्ब हीट। जैसे कोई भी चीज को, जैसे मान लिया जाए टूटेगा, तो सबसे पहले उसको हीट दीजिएगा, तो हीट वो एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करते करते जब उससे बर्दाश्त से फाजिल हो जाएगा, तो अपने आप को रिएक्ट करना शुरू करेगा। आई बात समझ में, यानी जब तक उसका बर्दाश्त हो रहा है तब तक वो रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक उसी तरह की बात है। तो अब यहां पे निकालिए, डेल क्यू बराबर एम, एम क्या है, एम है मास, एम क्या है, मास है, एल क्या है, लेटेंट हीट है, एल क्या है, लेटेंट हीट है, ठीक है। चलिए, तो अब बता दीजिए मुझे, तो डेल क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, एम है हमारा जब भी लेंगे हम क्या लेंगे, यानी हमारा जो लेटेंट हीट होता है वो ग्राम से ही रिप्रेजेंट करता है, किसको, यानी 1 ग्राम को पिघलाने के लिए, 1 ग्राम को तोड़ने के लिए जो उष्मा की आवश्यकता होती है, उसी को हम लोग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। आई बात समझ में, 1 ग्राम, तो मास को हमको किस में लेना होगा, ग्राम में लेना होगा। तो 1 केजी में कितना ग्राम, 1000 ग्राम, इनटू लेटेंट हीट आपका दिया हुआ कितना, 80 कैलोरी पर केल्विन। चलिए ये लिख लीजिए आपका। अब इंट्रोपी रख दीजिए आप, इंट्रोपी पे रख दीजिए, क्या रख दीजिएगा बताइए। इंट्रोपी का फॉर्मूला क्या होता है, एस बराबर है डेल क्यू बाई टी। डेल क्यू की जगह पुट कर दिए 1000 गुने 80। टेम्परेचर आपका दिया हुआ कितना, 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर को जब भी लेना हमको केल्विन में लेना है, क्या लेना है, केल्विन था। 0 डिग्री सेल्सियस पर कितना केल्विन होता है, 273 केल्विन होता है, 273 केल्विन होता है। तो यहाँ टेम्परेचर कितना आ गया, 273 केल्विन। इसी को आप लिख सकते हैं, यानी क्या लिखेंगे, 80,000, 80 पे 3 जीरो बाई कितना, 273। इसको डिवाइड करिएगा, इसको डिवाइड करिएगा तो 293 आएगा। कितना आएगा, कैलोरी पर केल्विन, ये आंसर आएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। इंट्रोपी का होता है डेल क्यू बाई टी, ठीक है। डेल क्यू क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब होता है, मास इंटू लेटेंट हीट, मास इंटू लेटेंट हीट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, अ फोर्स इज एक्सर्टेड एट 30 डिग्री एंगल से है, डिग्री सेल्सियस नहीं, एंगल टू अ क्यूब दैट इज, यानी मतलब क्या है ना कि एक फोर्स हमारे पास, मान लिया जाए क्यूब है, क्या है, एक क्यूब है, ठीक है। एक क्यूब है आपके पास, इस पे फोर्स लगा रहे हैं आप, फोर्स लगा कितना से, मान ले कंटिन्यू हमारे पास 30 डिग्री से, कितना से, 30 डिग्री से। जब आप देखिए किसी क्यूब पे फोर्स लगाइए 30 डिग्री है, तो जब फोर्स लगाइएगा तो उसका शेप छोटा भी होगा, यानी शेप पे भी इफेक्ट आएगा, साइज पे भी इफेक्ट आएगा। क्या आएगा, शेप पे भी प्रभाव पड़ेगा, यानी शेप एक तरह से क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। जब शेप चिपकेगा तो उसका साइज भी क्या हो जाएगा, थोड़ा अनबैलेंस दिखेगा, तो क्या हो जाएगा, यानी जब भी एक्सटर्नल फोर्स लगे 30 डिग्री से, मान ले क्या हो रहा है, यानी आप करीब से उसे एफर्ट लगा रहे हैं। 30 डिग्री का मतलब ये हुआ कि आप करीब से फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो करीब से फोर्स लगा रहे हैं तो उसके शेप में भी चेंजिंग आएगा। ये प्रैक्टिकल व्यवहारिक रूप में है, शेप में भी चेंजिंग आएगा और किस में आएगा, साइज में भी चेंजिंग आएगा। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, चेंज बोथ शेप एंड साइज। करेक्ट का आंसर क्या हो जाएगा, ये क्यूब है, क्यूब आपके पास, इसको कंप्रेस करके देखिए, कंप्रेस करके देखिएगा तो दबेगा, दबेगा तो उसका शेप में चेंजिंग आएगा, और जब शेप में चेंजिंग आएगा तो वही साइज क्या है, साइज में भी चेंजिंग आएगा, यानी साइज पहले बड़ा था अब क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स इज अनअफेक्टेड बाय एन अप्लाइड इलास्टिक फोर्स। मतलब क्या है ना कि निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री है लागू लोचदार बल से अप्रभावित बल। एकदम जटिल हिंदी है। इलास्टिक का मतलब होता है लचीला, इलास्टिक का मतलब होता है यानी लचीला बल हम अप्लाई करेंगे तो कौन प्रभावित नहीं होगा। तो पहले से ही अगर लचीला नेचर का अगर है तो उस पर प्रभावित होगा। तो लचीला नेचर का हमारा होता है क्वार्ट्ज। क्या होता है, क्वार्ट्ज होता है, ठीक है ना। ये क्वार्ट्ज, इसको कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, इसको कहते ही हम लोग इलास्टिक सॉलिड। क्या कहते हैं, इलास्टिक सॉलिड कहते हैं, इलास्टिक सॉलिड कहते हैं। रबर, चूंकि बहुत सारे रबर हार्ड होते हैं तो रबर नहीं होगा, रबर नहीं होगा। ये चीज आपके पास ये हो जाएगा, प्रभावित क्वार्ट्ज हो जाएगा, ठीक है। अगर फिर भी आपको लगता है कि रबर आंसर होगा तो मुझे कमेंट करके इसका एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन करके बताइएगा कि आखिर रबर होगा तो क्यों होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यानी आज के सेशन में न्यूमेरिकल्स भी रखे गए हैं, हर तरह के क्वेश्चंस रखे गए आपके पास। चलिए नेक्स्ट आपका प्रश्न है, क्या प्रश्न है? एक मशीन गन है 700 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से प्रति मिनट यानी 60 गोलियां दागती है। 60 गोलियां दागती है, मतलब देखिए सबसे पहले क्या दिया, 700 मीटर प्रति सेकंड से, यानी स्पीड दे दिया। स्पीड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं v से। v क्या है? 700 मीटर प्रति सेकंड। जो दिया है उसको पहले लिखिए, जब भी न्यूमेरिकल बनाने जाइए जो दिया गया है उसको लिखिए। दिया गया है एक मशीन गन 700 मीटर पर सेकंड, यानी मीटर पर सेकंड जो यूनिट होता है, मात्रक, मात्रक जो होता है वो स्पीड का होता है। किसी भी क्वेश्चन को बनाने के बाद, यानी बनाने जब जाइएगा न्यूमेरिकल, तो उसका यूनिट पर जरूर ध्यान दीजिएगा। यूनिट से बहुत क्वेश्चन आसान हो जाता है बनाना, ठीक है। यानी मीटर पर सेकंड जो होता है किसका होता है? स्पीड का होता है। यहीं पे अगर मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता तो ये किसका मतलब क्या होता है? त्वरण। ये किसका यूनिट है? त्वरण का। यानी जरूरी नहीं है कि दिया जाए, आप यूनिट से पकड़ सकते हैं कि क्या दिया हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। कह रहा है क्या? 60 गोलियां दागती है प्रति मिनट, यानी गोलियां दागने को हम लोग कहते हैं नंबर ऑफ, हम लोग लिख देते हैं नंबर ऑफ गोली। नंबर ऑफ गोली कितना दागती है? 60 गोली दागती है। कब? 1 मिनट में। प्रति मिनट मतलब 1 मिनट हुआ, 1 मिनट में। तो अगर आपसे पूछ दे कि आखिर 1 सेकंड में कितना गोली आया होगा? 60 मिनट में, सॉरी 1 मिनट में 60 गोली, तो 1 सेकंड में कितना गोली? तो मिनट को क्या कर दीजिए, 60 सेकंड में कन्वर्ट कर दीजिए। तो 1 मिनट में कितना सेकंड? 60 सेकंड। तो यानी क्या हो जाएगा? 60/60, ठीक है। यानी 1/1 सेकंड, यानी 1 सेकंड में कितना गोली? 1 गोली डाला गया है। 1 सेकंड में 1 गोली दागा गया। अब क्वेश्चन हो गया आपका आसान, यानी नंबर ऑफ गोली इन सेकंड कितना हो गया? 1। नंबर ऑफ गोली इन 1 सेकंड कितना हो गया? चलिए अब यहां से पूछ रहा, क्या पूछ रहा? तो यदि प्रत्येक गोली का द्रव्यमान 50 ग्राम है, यानी एक गोली का द्रव्यमान कितना है? 50 ग्राम है, तो मशीन गन द्वारा विकसित शक्ति ज्ञात कीजिए। मतलब उसका पावर पूछ रहा आपसे। क्या पूछ रहा? यानी जो डेवलप किया है मशीन गन, उसकी शक्ति क्या होगी? तो शक्ति निकालिए। शक्ति देखिए, शक्ति जो होता है, शक्ति का फॉर्मूला होता है यानी कैपेसिटी, कार्य करने की टेंडेंसी जो होती है हमारे पास, यानी कौन कितना काम कर सकता है, कौन कितना काम कर सकता है, उसी को हम लोग कहते हैं एक्चुअल में शक्ति। जैसे आपके पास पानी टंकी को फिल करने के लिए आपके पास मोटर लगा हुआ हो, तो मोटर में भी आता है HP, 1 HP या हाफ HP, ठीक है ना। यानी 1 HP कार्य की, यानी कार्य करने की क्षमता ज़्यादा है, हाफ HP कार्य करने की क्षमता कम है। इसी को कहते हैं पावर। जैसे आप आम बोलचाल में भी देखते हैं ना कि हमारे एरिया में आ जाओ, हम तुम्हारी पावर देख लेंगे, ठीक है ना। मतलब हमारे एरिया में आ जाओ, हम तुम्हारी पावर देख लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे एरिया में हमारे लोग चाहने वाले बहुत है। अगर आप आओगे तो आप यहाँ से बच करके सही सलामत नहीं जाओगे। इसका मतलब ये होता है, मतलब वो अपना शक्ति दिखाना चाहता है, ठीक है ना। शक्ति का यानी सिंपल और साधारण मीनिंग ये हुआ, कम समय में ज्यादा वर्क, कम समय में ज्यादा वर्क, इसी को हम लोग कहते हैं शक्ति। और शक्ति को हम लोग डिनोट करते हैं P से। किससे? P से पावर, P फॉर पावर। पावर बड़ा होता है वर्क बाई टाइम। क्या होता है? तो कहीं वर्क दिया है क्या? नहीं दिया है। आपको मास दिया है और वेलोसिटी दिया है, बस यही पकड़ना है। मास और वेलोसिटी दिया है। वर्क का जो यूनिट होता है, एनर्जी का यूनिट बराबर होता है जूल। वर्क और एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जूल होता है। तो जब वर्क और एनर्जी का यूनिट सेम है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि वर्क बराबर है एनर्जी। वर्क बराबर है, यानी टोटल वर्क डन बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी। आप अगर पढ़े होंगे क्लास 9th के अंदर तो वहां पर नहीं, क्लास 9th के अंदर अगर नहीं पढ़े तो क्लास 11th के अंदर भी पढ़ा वर्क एनर्जी एंड पावर। नहीं पढ़े तो हम समझा दे रहे हैं आपको यहाँ पे। यानी वर्क डन जो होता है, यानी वर्क डन कहते हैं कि कंप्लीट वर्क फिनिश हो जाना, वो जो बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², हाफ mv²। अब हो गया मेरा आसान क्वेश्चन बनना। क्वेश्चन क्या हो गया? आसान बनना हो गया। चलिए ठीक है, अब यहां पे हम लोग आते हैं, लोग फॉर्मूला पुट करेंगे। पावर बराबर होता है वर्क बाय टाइम। वर्क की जगह आप लिख सकते हैं क्या? काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी बाय टाइम। आपका पावर पूछ रहा है, यानी मशीन जो है कितना गोली दागता है? 60 गोली 1 मिनट में। तो यानी आप लिखिए, तो यानी हमारा पावर आएगा कितना गोली दाग सकता है, नंबर ऑफ गोली इनटू काइनेटिक एनर्जी बाय टाइम, ठीक है, यही हमारा पावर होगा। तो पावर अब निकलेगा, यहां पर निकाल लीजिए। नंबर ऑफ गोली कितना? 60 गोली 1 मिनट में, तो एक गोली कितना सेकंड में? 1 सेकंड में 1 गोली। तो यानी हमारा नंबर ऑफ गोली कितना हो गया? 1।
काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम, मास कितना दिया हुआ, मास दिया हुआ ग्राम में 50 ग्राम, आपका ये दिया हुआ मीटर पर सेकंड यानी एसआई यूनिट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एसआई यूनिट दिया हुआ, तो मास को ग्राम को किस में कन्वर्ट करिएगा, मास जो है हमारा सीजीएस यानी ग्राम जो है सीजीएस यूनिट है, किस में यूनिट है, सीजीएस यूनिट है, इसको आपको किस में बताना होगा, एम के एस में, यानी ग्राम को किस में कन्वर्ट करना होगा, केजी में, ग्राम को किस में, तो आप लिख सकते हैं 50 बाई कितना 1000 केजी हो जाएगा, यानी ग्राम को केजी में बनाना हो तो 1000 से डिवाइड करिएगा। चलिए मास की जगह क्या लिखिएगा 50 बाई 1000, ठीक है, इंटू एम भी स्क्वायर, भी कितना है 700, 700 का स्क्वायर, 700 का स्क्वायर करिए, बाय नीचे टाइम कितना है, तो आपने एक गोली निकाला है किस में, 1 सेकंड में, मतलब टाइम आपने निकाल लिया, टाइम कितना 1 सेकंड, तो टाइम की जगह कितना पुट करिएगा 1 सेकंड यानी 1। चलिए तो हमारा यानी पावर निकल के कितना आ गया 1 इंटू, इसको 2 से पहले काट लीजिए, ये हो जाएगा 25 आपका, 25 बाई 1000 इंटू 7 को 7 से यानी स्क्वायर करिएगा तो कितना हो जाएगा 49, 49 पर 4 को 0, 49 पर 4 को 0, ठीक है, नीचे कितना 1, तो ये 3 को 0 से इसका 3 को 0 साइड कर दीजिए, पहले बच गया आपका कितना पावर, अब बचे आपका कितना पावर बराबर कितना बचा 25 गुने 490, 25 गुने 490, इसको गुना करिएगा तो 12250 आएगा, 12250। अब पावर का ऐसा यूनिट होता है वाट, पावर का ऐसा यूनिट होता है वाट, पावर का ऐसा यूनिट होता है वाट, अगर ऑप्शन में देखिए मिल जाए तो ठीक है आंसर, ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, घबराइएगा नहीं कि वर्क हमारा जो है फॉर्मूला तो पावर 250 दे रखा है आंसर, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 12250, याद रखिएगा पावर बराबर क्या हो जाएगा वर्क बाई टाइम, या इसी को क्या लिखेगा काइनेटिक एनर्जी बाई टाइम लिखिएगा, काइनेटिक एनर्जी बाई टाइम लिखिएगा, अगर आपको वर्क नहीं दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 5c अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 60 वोल्ट, देखिए यानी हमारा पॉइंट है एक पॉइंट से यानी पॉजिटिव चार्ज यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, ठीक है ना, तो यह हमारा जो वर्क होगा, वर्क बराबर होता है यहाँ पे जिस तरह से वर्क जानते हैं आप क्या होता है काइनेमेटिक्स में, वर्क बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ भी वर्क जो होता है हमारे पास, फोर्स को हम लोग लिखते हैं क्या लिखते हैं क्यू इंटू हमारा डिस्टेंस हमारा लिखते हैं भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं क्यू भी, क्या लिखते हैं क्यू भी, वर्क बराबर है चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, मैकेनिक्स के अंदर वर्क डन बराबर था फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो यानी क्या हो जाएगा चार्ज कितना दिया हुआ, चार्ज दिया है आपका 16, चार्ज कितना दिया है सॉरी चार्ज दिया है 5 कूलम, और वोल्ट कितना दिया 16, 16 5 कितना हो जाएगा 80, 80 जूल हो जाएगा, जूल जो है हमारा क्या ऐसा यूनिट है, अगर आपका यही अर्ग पूछे यानी एनर्जी का सीजीएस यूनिट पूछे तो ये अर्ग होता है, क्या होता है अर्ग होता है, यानी 1 जूल बराबर कितना अर्ग, 1 जूल बराबर होता है 10 के पावर कितना, 1 जूल बराबर कितना अर्ग निकालना पड़ेगा, हाफ एम बी स्क्वायर, मास होता है केजी मीटर स्क्वायर, यानी 10 के पावर 7 हो जाएगा अर्ग, 1 जूल बराबर कितना अर्ग 10 के पावर 7 अर्ग आएगा, ठीक है। कैसे निकालेंगे इसको, क्योंकि आप निकालते हैं ना काइनेटिक एनर्जी क्या होता है हाफ एम बी स्क्वायर, मास हमारा क्या है केजी है, भी क्या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड से हमारा मतलब नहीं है, हमको सीजीएस में लाना है, तो 1 केजी कितना होता है 1000 ग्राम, मीटर क्या होता है सेंटीमीटर, मीटर क्या होता है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर 1 मीटर कितना सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर, यहाँ स्क्वायर में है तो इसको स्क्वायर करिएगा तो कितना हो जाएगा 10 के पावर 3 इसको लिख सकते हैं, ये क्या लिखेगा 10 के पावर 4, तो मिलकर कितना हो जाएगा 10 के पावर 7, ठीक है ना, रटना कुछ नहीं है, अगर आपको डेरिवेशन आता है तो आसान क्वेश्चन कर जाइएगा, टेंशन नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए आप, व्हाट इज एन एक्सेलरेटर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इफ द डैम्पिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी, चलिए डैम्पिंग फोर्स प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, यहाँ पे देखिए एसएचएम से है ये क्वेश्चन, कहाँ से है एसएचएम से है क्वेश्चन, क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, थोड़ा क्वेश्चन में दिक्कत आ रहा है, अब उम्मीद है कि दिख रहा होगा आपको। चलिए डैम्पिंग फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला होता है एफ बराबर माइनस के भी, ये याद रखिएगा डैम्पिंग फोर्स, ठीक है, ये क्या है ये है आपका प्रोपोर्शनलिटी यानी ऑक्सीलेटर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, एफ जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका दे दिया है भी का दिया है, यानी यहीं पे माइनस भी, इस प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए कोई कांस्टेंट आता है तो ए बराबर था माइनस के भी, ए बराबर माइनस के भी, आपका इसका यूनिट पूछ रहा है, ये यूनिट आपको पता है, इसका यूनिट पता है, इसका यूनिट पूछा तो क्या हो जाएगा, यूनिट में हमको साइन से मतलब नहीं होता, यूनिट में साइन से मतलब नहीं होता है, यूनिट में साइन से मतलब नहीं होता है, तो अब बराबर ये बराबर आपका देखिए माइनस के भी है, के रोकिएगा तो क्या हो जाएगा एफ बाई भी, यानी हमारा भी जो है किसके साथ मल्टीपल में है
के साथ मल्टीपल में है, के को रोकेगा तो क्या हो जाएगा, एफ को जानते हैं यूनिट क्या होता है, एफ का फॉर्मूला अगर आप यूनिट नहीं पता तो लिख लीजिए, एफ बराबर होता है एम ए, एफ बराबर एम ए, वी बराबर क्या होता है डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम, यूनिट आपको लिखने आना चाहिए। चलिए तो एम ए, एम को हम लोग क्या करते हैं, मास है, मास को केजी में मेजर करते हैं, केजी इनटू एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन का यूनिट होता है मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर, मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर, तो लिख लीजिए मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर बटे आपका क्या दिया है वेलोसिटी है, वेलोसिटी का यूनिट होता है, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, तो लिख लीजिए यहाँ पे मीटर पर सेकेंड। चलिए मीटर से ये मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये सेकेंड से ये सेकेंड स्क्वायर कट जाएगा, बचा क्या आपके पास केजी पर सेकेंड, केजी पर सेकेंड, ये आपका यानी के का यूनिट आ गया, के का यूनिट क्या आया केजी पर सेकेंड, आंसर है क्या केजी, हाँ केजी पर सेकेंड है, यानी एस फॉर सेकेंड है, एस फॉर सेकेंड है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सब्सटेंस कैन बी, द स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस जो होता है जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, फाइनाइट भी हो सकता है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा, तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा मोर देन, यानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होता है हमारा जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, फाइनल मोर देन क्या हो जाएगा आपका वन आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन इन अ मैमल द डायफ्रागम इज, यानी स्तनपायी में सामान्य श्वसन के दौरान डायफ्रागम होता है, जैसे हम लोग सांस लेते हैं, देखिए डायफ्रागम जो होता है ये एब्डोमेन है और ये चेस्ट है, ये वाला बीच वाला जो पोर्शन है ना इसी को डायफ्रागम कहते हैं, क्या कहते हैं डायफ्रागम कहते हैं। नॉर्मली जो सांस ब्रीदिंग करते हैं तो अब बताइए मुझे कैसा फील करते हैं, तो ये जो होता है एक फ्लैटेंट की तरह होता है, चौड़ा पट्टी नुमा बना होता है, इसको हम लोग फ्लैटेंट कह सकते हैं, या आप फील करके भी देखिएगा बताइएगा, तो ये हम लोग इसको फ्लैटेंट कह सकते हैं, क्या कहेंगे फ्लैटेंट कहेंगे, क्या कहेंगे इसको फ्लैटेंट कहेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग के समय, नॉर्मल श्वसन क्रिया के समय जो कंडीशन होता है वो फ्लैटेंट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल टाइप्स एसोसिएटेड विद द इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी इज, शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है, कौन है, आपको पता होना चाहिए कि हमारे शरीर में जो हमारे एंटीबॉडीज को डेवलप करता है वो ब्लड, यानी हमारे पास तीन तरह का ब्लड, WBC, RBC और प्लेटलेट्स। WBC हमारा एंटीबॉडीज को डेवलप करता है और उसी में दो चीज पाया जाता था, क्या पाया जाता था बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट और टी, ये हमारा यानी क्या कहते हैं अगेंस्ट एंटीबॉडीज डेवलप करता है, तो हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर लिम्फोसाइट हो जाएगा। RBC क्या करता था, RBC जो है ऑक्सीजन जो है कैरी कराता था, प्लेटलेट्स क्या करता है, प्लेटलेट जो है ब्लड को थक्का कराने का काम कराता है, अगर प्लेटलेट्स की कमी हो जाए तो आपकी स्किन से बाहर ब्लड आना शुरू हो जाएगा। जस्ट अभी जो डेंगू के में जो कंडीशन सिम्टम्स आया था, ये कंडीशन आया था चूंकि क्या होता प्लेटलेट्स की अगर हेवी फॉल डाउन हो जाएगा तो ब्लड क्लोटिंग होगा नहीं, और ब्लड क्लोटिंग होगा नहीं तो फिर ब्लड शरीर में रहेगा नहीं, निकलना शुरू हो जाएगा, कहीं से भी निकलना शुरू हो जाएगा, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा लिम्फोसाइट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल टाइप एसोसिएटेड विद द इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी इज लिम्फोसाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टू कैंडेला, इसका इंग्लिश में ऊपर रह गया क्या, एन आइसोट्रोपिक सोर्स ऑफ टू कैंडेला प्रोड्यूसेस लाइट फ्लक्स इक्वल टू, चलिए टू कैंडेला का आइसोट्रोपिक स्रोत बराबर प्रकाश प्रवाह उत्पन्न करता है, देखिए एकदम फार्मूला फिटेड है, क्या फार्मूला फिटेड है, चलिए इसका जो यानी लाइट प्रकाश प्रवाह जो उत्पन्न होता है ना कैंडेला में हमारा, तो इसका लिया जाता है आइसोट्रोपिक 4 पाई एल होता है, 4 पाई एल एक फार्मूला होता है, ठीक है कैंडेला, ये आपका जो लाइट दिया हुआ है, ये लाइट जो हमारा वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है ना, तो यानी 4 पाई इंटू कितना दो कैंडेला दिया हुआ, दो कैंडेला तो कितना 4 दूनी 8, 4 दूनी की 8 हो जाएगा, 8 पाई, 4 दूनी की 8 पाई हो जाएगा नाइट्रोजन, है क्या ऑप्शन में, यानी ल्यूमेन जो हमारे पास फार्मूला है ल्यूमेन का, ये याद रखिए ल्यूमेन का फार्मूला जो होता है 4 पाई एल, एल क्या है जो आपका दिया जाएगा कैंडेला के रूप में, ठीक है ना, लाइट इमिशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। द स्प्रे बोतल यूज एज अ विंडोज और हाउस होल्ड क्लीनर और परफ्यूम स्प्रे वर्क ऑन, यानी स्प्रे बोतल का उपयोग खिड़की या घरेलू क्लीनर या परफ्यूम स्प्रेयर के रूप में किया जाता है। ये जो सिद्धांत है ये बर्नौली साहब के सिद्धांत पे, यानी बर्नौली साहब ने कहा ही था, जैसे मान ली कोई चीज़ जो वस्तु होता है जो पानी में तैरता रहता है, क्योंकि अपने भार के बराबर क्या करता है फोर्स अप्लाई करेगा, यानी जितना वजन है उसका घटेगा उतना ही क्या करेगा फोर्स अप्लाई करेगा, यानी बर्नौलीज थ्योरम इस पर क्या करता है सेटिस्फाई करता है, बर्नौली थ्योरम के कारण ही जो आपके पास जो स्प्रे है ये सब काम करता है, ठीक है। पास्कल लॉ प्रेशर से है,
कैपिलरी एक्शन, कैपिलरी एक्शन बता दे, जैसे वाटर, जैसे मान लो कोई चीज़ आपका पानी पड़ा हुआ, ठीक है, वहाँ पे आपका पेपर डाल दीजिए, तो पेपर एक ड्रॉप डालिएगा पेपर में तो पूरे पार्ट क्या हो जाता है, भीग जाता है, यानी एब्जॉर्ब, यानी सिसो करके चला जाता है। इसी को कहा जाता है कैपिलरी एक्शन। रूट से जो पानी, जो सॉइल से, यानी रूट जो प्लांट का जो रूट्स है वो जो वाटर लेता है ऊपर लेके जाता है, तो ये भी एक्शन क्या कहलाएगा, कैपिलरी एक्शन कहलाता है। केश नलिका, जैसे मान लो पानी, जैसे पारा है आपके पास, जो जिससे हम टेम्परेचर वगैरह नापते हैं, ठीक है, तो उस केस नली, यानी शीशा का जो है ना पारा, शीशा के सतह पे, शीशा की सतह पे जो पारा चढ़ रही है उतर रही है, ये भी क्या, किसका एग्जांपल हो जाएगा, कैपिलरी एक्शन का एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट प्रश्न है, द ट्रेड नेम ऑफ बेसिक लेड कार्बोनेट इज, इसको कहा जाता है व्हाइट लेड। क्या कहा जाता है, व्हाइट लेड कहा जाता है। ठीक है ना, बेसिक नेम लेड कार्बोनेट, लेड कार्बोनेट का फॉर्मूला देख लीजिए, PbCO3, PbCO3, ठीक है ना, PbCO3 लेड कार्बोनेट, इसको कहा जाता है व्हाइट लेड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, व्हाइट लेड कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज द लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियाई, देखिए लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियाई, यहाँ पे आपका लिथियम है, बेरिलियम है और बोरोन है। तो लिथियम जो है आपके पास अल्कली मेटल है, क्या है, अल्कली मेटल, उसको कहते हैं जो वाटर में घुल जाता है। बेरिलियम जो है अल्कलाइन अर्थ मेटल है, बेरिलियम क्या है, अल्कलाइन अर्थ मेटल है, अल्कलाइन अर्थ मेटल है। बोरोन को जनरली यहाँ डाला जाता है, कहाँ डालता है इसको, बोरोन को डालता है कहाँ पे, आपने पढ़ा होगा सेमीकंडक्टर वगैरह, नाम सुने होंगे, ठीक है, वहाँ पे डाला जाता है। ये इसका जो कॉन्फ़िगरेशन करिएगा ये अलग में जाता है, 1s2 2s2 2p1, ये ग्रुप किसका है, ये ग्रुप 13 का, ग्रुप 13 का है, ये हमारा बोरोन है, बैगन आलू गाजर, ग्रुप 13 का है ये, ठीक है ना, ये एल्यूमिनियम से मिलता जुलता है, तो यानी ग्रुप 13 में आ जाइए। ये आपकी बात आ रहा है हमारा, ये ग्रुप 1 है, लिथियम ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 2 है। ग्रुप 1 वाले को कहा जाता है अल्कली मेटल, ग्रुप 2 वाले को कहा जाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल। क्या कहा जाता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल जो होता है ये वाटर सोल्यूबल नहीं होता है, ठीक है, मिनरली ये क्या होता है, ओर वगैरह में पाए जाते हैं। अब जहाँ पे अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल हो तो आयनिक रेडियस सबसे ज़्यादा किसका होगा, अल्कली मेटल का होगा, ये लिख लीजिएगा। लिथियम होता, अगर मान लीजिए यहाँ पे लिथियम होता मैग्नीशियम हो जाता, तो ये आप ये नहीं देखिए कि एटॉमिक नंबर मैग्नीशियम का ज़्यादा है, अल्कली का ज़्यादा होता है अल्कलाइन अर्थ मेटल से, ये नोट बना के लिख लीजिएगा। क्यों होता है, ये बहुत डेप्थ की चीज़ें हैं, ठीक है, ये नीट और जेई मेंस वाले के लिए है, बस आपसे वो नहीं पूछेगा कि क्यों होता, क्यों पूछेगा, वहाँ आपको सिर्फ आंसर करने आना चाहिए, मार्क उठाने आना चाहिए, ठीक है, जहाँ पे पकड़ने आना चाहिए। ग्रुप 1 वाले को बोला जाता अल्कली मेटल, ग्रुप 2 वाले को बोला जाता अल्कलाइन अर्थ मेटल। आयनिक रेडियस जो होता है, आयनिक रेडियस जो होता है अल्कली का ज़्यादा होता है, अल्कली मेटल का ज़्यादा होता है विथ रेस्पेक्ट टू अल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है। चलिए एकदम नोट बना करके लिख लीजिएगा, अल्कली का याद रख लीजिएगा, क्या लिखे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, ठीक है। मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन है, सीजियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर होगा इसका लिथियम, आंसर क्या होगा, लिथियम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, द एडिबल पार्ट ऑफ लीची इज, यानी लीची का कौन सा भाग खाया जाता है, इसको कमेंट करके आंसर बताइएगा, कमेंट करके आंसर बताइएगा। कुछ तो ये मतलब अब तो बहुत पीक लेवल पे प्रैक्टिस होगा ना आपका, तो इसका कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, द फिजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द रिलीज ऑफ मोलिकुलर ऑक्सीजन फ्रॉम लीव्स, यानी लीव्स जो देखिए पत्तियों से जो आणविक ऑक्सीजन की रिहाई में शामिल भौतिक प्रक्रिया है, मतलब जो पत्ती से जो गैस क्या होता है रिलीज होता है, निकाले जाते हैं, उस पर यानी गैस का मूवमेंट होना, गैस का निकालना, ये सब के सब कहलाएगा विसरण, डिफ्यूजन। क्या कहलाएगा, डिफ्यूजन कहलाएगा। गैस का मूवमेंट होना क्या कहलाएगा, डिफ्यूजन कहलाएगा। फिर ऑस्मोसिस क्या कहलाता है, वाटर पार्टिकल का मूवमेंट ऑस्मोसिस कहलाता है, वाटर पार्टिकल का मूवमेंट ऑस्मोसिस कहलाता है। ट्रांसपिरेशन क्या कहलाता है, यानी ट्रांसमिशन, जो पत्ती है, पत्ती से जो वाटर, जैसे आप देखते होंगे कि भाप बनना, यानी लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स, यानी पत्ती से वाटर का क्षति होना, हानि होना, क्या कहलाएगा, ट्रांसपिरेशन कहलाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, फिजिकल प्रोसेस डिफ्यूजन, गैस का चेंज होना ड्यू टू डिफ्यूजन, ठीक है, बस ये याद। ऑस्मोसिस जैसी है पानी का मूवमेंट, ऑस्मोसिस कहलाएगा। आइए, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द रिलेटिव लोकेशन ऑफ जीन ऑन अ क्रोमोसोम इज कॉल्ड, इसको जीन मैपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, जीन मैपिंग कहेंगे, जीन मैपिंग। आंसर ऑप्शन में देख, क्रोमोसोम पर जीन के सापेक्ष स्थिति ज्ञात करें, क्या होगा इसका, अरे यार
क्रोमोसोम पर जीन की सापेक्ष स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया कहलाती है जीन मैपिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? जीन मैपिंग कहलाती है। चलिए, स्पोर मदर सेल इन ब्रायोफाइट्स इज, यानी ब्रायोफाइटा में बीजाणु मातृ कोशिका होती है। किसकी कोशिका होती है? यानी इसमें जो होता है 2n होता है। क्या होता है? 2n होता है, जिसको हम लोग डिप्लॉयड कहते हैं। क्या कहते हैं? डिप्लॉयड कहते हैं। डिप्लॉयड कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? डिप्लॉयड कहते हैं। चलिए आ जाइए, और यहीं पे आपका क्या कहता है? सीड ग्रेन्यूल्स की बात किया जाता है, सीड्स की बात किया जाता, तो सीड्स होता है ट्रिप्लॉइड। क्या होता? गैमिट्स की बात किया जाता, मेल गैमिट फीमेल गैमिट, ये होता है हैप्लॉइड। हैप्लॉइड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल व्हेन द रेडिएशन ऑफ अप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी इज अलाउड टू इंसिडेंट ऑफ इट्स कॉल। देखिए, किसी मेटल के सतह पर लाइट का आना और इससे टकरा कर यहां से इलेक्ट्रॉन का निकलना, ये कहलाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देख लीजिए, फोटो रटना कुछ नहीं है, रटना कुछ नहीं है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रॉन निकला, कब निकला? जब उस पर लाइट पड़ा। फोटो मतलब लाइट, लाइट के पड़ने से इलेक्ट्रॉन जो निकला, इसी को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या कहते हैं? और इसका यूज स्वचालित गेट में देखा जाता है, और इसका यूज बैंक वगैरह में जो हमारे पास अलार्म होता है, मतलब लॉकर सिस्टम होता है, वहाँ चूंकि आप वहाँ जाइएगा, आप पे प्रकाश पड़ेगी, प्रकाश पड़ेकर रिफ्लेक्ट को कहाँ जाएगा? आप पे प्रकाश पड़ेगी, जो बेल लगा हुआ है उससे प्रकाश पड़े, वहाँ प्रकाश पड़ करके क्या आ जाए? आप पे प्रकाश पड़ के कहाँ जाएगा? वो बेल पे जाएगा, वहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होगा? रिलीज होगा। और जब इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, अलार्म बजेगा, अलार्म बजेगा तो लोग समझ जाएंगे कि यहाँ अनजान लोग पहुंच चुके हैं, तो सिक्योरिटी हार्ड हो जाएगा, टाइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, और इसी के हम जब बता देते हैं आपको, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, एक होता है फोटो वोल्टिक इफेक्ट। क्या होता है? फोटो वोल्टिक इफेक्ट। ये फोटो वोल्टिक जो हमारे पास कम्युनिकेशन सेल है, मोबाइल है, ये इसमें क्या होता है? जब इसमें लाइट जाता है, ये जब इलेक्ट्रिक सॉरी फोटो वोल्टिक इफेक्ट जो होता है हमारे पास वोल्टिक इफेक्ट, इसमें जब इलेक्ट्रिसिटी जाता है तो क्या देता है? लाइट प्रोड्यूस करता है। क्या करता है? लाइट प्रोड्यूस करता है। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? जब इसमें प्रकाश देते हैं तो ये करंट को फ्लो करता है। और फोटो वोल्टिक में क्या होता है? जब उसमें लाइट जाती थी तो क्या होता था? जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी जाती है तो क्या कहते हैं? करंट फ्लो करता है, करंट। फोटो थोड़ा सॉरी, इसको माफ कीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? जब लाइट पड़ती है तो उससे इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, मतलब लाइट पड़ने पे इलेक्ट्रिसिटी निकलता है। वोल्टिक सेल जो होता है हमारा, वो क्या होता है? जब उसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो लाइट प्रोड्यूस होता है। ये एग्जैक्ट हुआ, इससे पहले थोड़ा मिसिंग हो गया, इसके लिए सॉरी सॉरी बहुत, ठीक है, थोड़ा मिस हुआ, मतलब सीलिंग मिस्टेक, जुबान है फिसल गई, बोलना कुछ और चाह रहा था, बोला कुछ और गया। चलिए, ड्यूरिंग अ न्यूक्लियर फ्यूजन, फ्यूजन का मतलब होता है टूटना, फ्यूजन का मतलब टूटना। जब ये टूटता है तो क्या टूटता है? देखिए, हेवी न्यूक्लियस बम्बार्डेड बाय द थर्मल न्यूट्रॉन ब्रेकअप्स। इसमें न्यूट्रॉन क्या होते हैं? आपस में ब्रेक होते हैं। चलिए, न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं? ब्रेक होते हैं। ठीक है, चलिए आई नेक्स्ट क्वेश्चन। इन न्यूक्लियर रिएक्शन देयर इज अ कन्वर्सन ऑफ। न्यूक्लियर रिएक्शन जब होता है तो मोमेंटम कंजर्व होता है। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम कंजर्व रहता है, बट मास और जो होता है हमारे पास, मास और एनर्जी चेंज करता है, मास और एनर्जी चेंज करता है। तो कन्वर्जन क्या क्या हो जाएगा? एनर्जी और मास चेंज करेगा, तो आंसर क्या होगा? मोर देन वन। ये याद रखिए, VVI। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शन में मोमेंटम कंजर्व होते हैं, बट एनर्जी और मास क्या करते हैं? कन्वर्सेशन होता है, चेंज करते रहता है। ठीक है, आइए, दी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ न्यूट्रॉन्स इन द थर्मल इक्विलिब्रियम विथ मैटर एट। देखिए, ये डी ब्रोगली वेवलेंथ हमारे पास, वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग लैम्डा से। ये इसका फॉर्मूला होता है H बाई, H क्या? प्लैंक कांस्टेंट, H बाई रूट अंडर 2m kT, 2m kT। m क्या है? मास ऑफ न्यूट्रॉन, m क्या है? मास ऑफ न्यूट्रॉन। k क्या? वोल्टेजमान कांस्टेंट, k क्या है? वोल्टेजमान कांस्टेंट। टेम्परेचर आपका दिया हुआ क्या है? केल्विन में 300 केल्विन, और ये प्लैंक कांस्टेंट है। h क्या है? प्लैंक कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ से लैम्डा, ये सब कांस्टेंट हमारा वैल्यू दिया रहेगा आपको, क्वेश्चन में क्या रहेगा? दिया रहेगा मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये टेम्परेचर दिया, वोल्टेज कांस्टेंट, पुट द फार्मूला गेट द आंसर। तो वेवलेंथ हमारे प्लैंक कांस्टेंट का कितना फार्मूला होता है? 6 पॉइंट, वैल्यू जो होता है 6.67 इंटू 10 के पावर माइनस 34। ये तो हमारा 2 है ही, 2 इंटू मास, मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है? मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.27 इंटू 10 के पावर माइनस 27 होता है शायद, और वोल्टेजमान कांस्टेंट होता है 2.37 इंटू 10 के पावर माइनस 26, कुछ इस तरह से होता है, इंटू 300। जब काटिएगा तो ये अप्रोक्स होता है 1.3
1.78 के करीब आता है, 1.78 के करीब, इसी को अप्रोच, ये पॉइंट है, माइनस नहीं है, 1.79 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। ये नहीं, सारे डाटा का वैल्यू दिया जाएगा, इसको आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन कैन बी एक्सप्लेन बाय, क्या ये जो होता है हमारे, देखिए लाइट का दो नेचर आया था, एक पार्टिकल नेचर और एक क्वांटम नेचर, ठीक है ना। पार्टिकल नेचर से जो है था हमारे पास पार्टिकल नेचर, और पार्टिकल नेचर इसको कह लीजिए जी, पार्टिकल नेचर हो गया या क्वांटम नेचर, और एक होता था वेव नेचर, ठीक है ना। पार्टिकल नेचर और वेव नेचर, वेव नेचर से जो आपके पास आया था, क्या आया था, वेव नेचर से जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आया, पार्टिकल नेचर से जो आपके पास आया, पार्टिकल नेचर से जो हमारे पास जो इमेज बनता है, क्या होता है, इमेज बनता है, ठीक है ना, उससे हमारा ये प्रूफ हुआ था। तो ये हमारे पास क्या हो, क्वांटम नेचर ऑफ लाइट, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन जो है कैन बी एक्सप्लेन किसको, क्वांटम नेचर ऑफ लाइट को करता है, किसको करता है, क्वांटम नेचर ऑफ लाइट को करता है। विच माइक्रोवेव कंपोनेंट्स यूजेज द प्रिंसिपल ऑफ फैराडे रोटेशन, फैराडे रोटेशन में कैलकुलेटर को यूज किया गया था, किसको, कैलकुलेटर को। तो आंसर है, अगर हाँ सर्कुलेटर नहीं, कैलकुलेटर है, सर्कुलेटर या कैलकुलेटर, सर्कुलेटर या कैलकुलेटर, ठीक है, कैलकुलेटर, ये आंसर आपका हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन ओमिक रेजिस्टेंस, यानी किसमें रेजिस्टेंस जो हमारा, यानी ओमिक, यानी ओमिक कहने का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस नहीं हमारे पास। तो रेजिस्टेंस किसमें नहीं होता, इसमें आपके लैंप फिलामेंट बनाइएगा तो इसमें रेजिस्टेंस होता है, कॉपर वायर में रेजिस्टेंस होता है, डायोड जो होता है, डायोड में नहीं होता। डायोड एक तरह का सेमीकंडक्टर है, क्या है, सेमीकंडक्टर है, इसमें एनोड और कैथोड होता है, एनोड और कैथोड होता है, एनोड और कैथोड होता है, यानी हमारे पास डायोड क्या है, सेमीकंडक्टर है, इसमें नहीं होता है। सिलिकॉन और जर्मेनियम का बना होता है, बाकी लैम्प फिलामेंट में होता है रेजिस्टेंस, कॉपर वायर में होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, नॉन ओमिक रेजिस्टेंस, मतलब हमारे पास डायोड नहीं है, डायोड आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। द नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग सर्कुलर लूप इज, देखिए जब भी मान लीजिए हमारा ये सर्कुलर लूप है, इसी में करंट पास कर रहा है, तो जिधर करंट जा रहा है ना, तो ये थंब, दाहिना हाथ का थंब लीजिए, करंट के डायरेक्शन में इस थंब को लेके जाइए और इसको नचाइए, घुमाइए, घुमाइएगा तो ये क्या में आएगा हमारे पास। तो ये जो लाइन हमारा जो घूमेगा, लूप देगा, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन का देगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होता है इमेजिनरी लाइन होता है, क्या होता है, इमेजिनरी लाइन होता है। तो सर्कुलर कॉइल में जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन का जो डायरेक्शन होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। चलिए तो ये मार दीजिए आंसर। आई नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइट एनर्जी इमिटेड बाय अ स्टार इज ड्यू टू, तो जो लाइट एनर्जी होता है ये फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई से होता है, क्या होता है, फ्यूजन रिएक्शन से होता है। तो फ्यूजन को यहाँ, फ्यूजन का मतलब तो मिलना, फ्यूजन का मतलब मिलना होता है। तो फ्यूजन नहीं दिया तो फ्यूजन की जगह क्या यूज किया जाएगा, ज्वाइनिंग ऑफ न्यूक्लियाई। आंसर क्या हो जाएगा इसका, 34 का 1 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हाउ इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द चार्ज कंडक्टर रिलेटेड टू द सरफेस चार्ज डेंसिटी। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज डेंसिटी, इसको कहते हैं चार्ज डेंसिटी। क्या कहते हैं, चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी का हो सकता है यूनिट पूछ दे, तो यूनिट होता है कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। तो अब बताइए, ये इसके प्रोपोर्शनलिटी हुआ, ये इसके प्रोपोर्शनलिटी हुआ, तो आंसर क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। फॉर्मूला याद रहेगा, आप आंसर कर जाइएगा। ये सब क्वेश्चन, ये कुछ क्वेश्चन जो है ना आपका, यानी आप क्या कहते हैं, बीपीएससी जो एग्जाम लिए ट्री में, इस सब में देखा गया है। आप सर यानी हर सेशन का क्या कहते हैं, 6 to 8 हो, 9 10 हो, 11 12 हो, पेपर उठा के देखिएगा, क्वेश्चन नजर आ जाएगा आपको, ठीक है। तो फॉर्मूला याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, समानुपाती होता है किसका, चार्ज डेंसिटी को। चार्ज डेंसिटी को डिनोट किया जाता है सिग्मा से, इसको सिग्मा बोलते हैं। और फिजिक्स में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको चार्ज डेंसिटी कहा जाता है। चार्ज डेंसिटी का जो मात्रक है हमारे पास क्या होता है, कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हम लोग। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ ड्राई ह्यूमन बॉडी। इसका जो होता है 10 के पावर 4 ओम होता है। कितना होता है, 10 के पावर 4 ओम होता है। या इसी को लिख देगा 10 किलो ओम। क्या लिखेगा, 10 किलो ओम। तो घबराना नहीं है, किलो को कन्वर्ट करिएगा तो कितना, 10 के पावर 3 और इंटू 10, तो क्या हो जाएगा, 10 के पावर 4 है ना होगा। तो एग्जामिनर परेशान करने के लिए, बेसिक चेक करने के लिए करता भी है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द ड्राई ह्यूमन कितना होता है, 10 के पावर 4 ओम होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 10 के पावर 4 ओम।
लेंज लॉ इज द कंसिक्वेंस ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेंज लॉ जो है, इसका लेंज लॉ का फॉर्मूला एक याद रखिएगा, क्या होता है, ये होता है नंबर ऑफ टर्न्स डेल फाई बाय डेल टी, ठीक है ना। लेंज लॉ ये जो एनर्जी कंजर्व से लेता है, क्या लेता है, यानी लेंज लॉ से क्या कंजर्व रहता है, एनर्जी रहता है, एनर्जी, ये याद रखिएगा। बाकी फॉर्मूला 12th का चीज उतना याद नहीं रखिएगा तो चलेगा आपका, ठीक है। एन इलेक्ट्रॉन मूविंग ईस्ट इज एक्टेड टू बाय द, देखिए इलेक्ट्रॉन मूविंग कर रहा है क्या, इस डायरेक्शन में, तो ईस्ट हमारा, मान लीजिए ये हमारा क्या है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये क्या है, वेस्ट है, इस डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड जो है हमारे पास इन नॉर्थ डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, नॉर्थ में। द फोर्स एक्टिंग द, देखिए परपेंडिकुलर होता तो ये वर्टिकली क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड हो जाएगा, यानी तीनों एक दूसरे के क्या होता है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। तो यानी ये तो हमारा क्या दिखा, ये दोनों एक दूसरे परपेंडिकुलर हो गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, यानी डाउनवर्ड हो जाएगा, वर्टिकली डाउनवर्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर, वर्टिकली डाउनवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, अ पार्टिकल इज अंडरगोइंग इन एसएचएम विथ 10 सेंटीमीटर एम्पलीट्यूड, न्यूमेरिकल्स आया, व्हाट शुड बी द मिनिमम एक्सेलरेशन एट एन एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ द मैक्सिमम स्पीड एट द सेंटर ऑफ द ट्यूब। देखिए आपसे एक्सेलरेशन पूछा, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है ए बराबर होता है एक्सेलरेशन ए ओमेगा स्क्वायर, ए ओमेगा स्क्वायर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ए ओमेगा, ए ओमेगा, ओमेगा का फॉर्मूला होता है, ये ओमेगा आपको दिया रहेगा, क्या रहता है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है ओमेगा बाई 2 पाई। ये सब लिख लीजिए, एक साथ मैं लिखा दे रहा हूँ क्योंकि पूछा जा सकता है, ठीक है ना, पूछा जा सकता है। और वेवलेंथ जानते ही आप क्या होता है, वेवलेंथ जानते हैं क्या होता है, क्योंकि आप जानते हैं स्पीड, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम होता है। तो वेवलेंथ यानी यही डिस्टेंस वेवलेंथ है, तो वेवलेंथ बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड, और टाइम नहीं दिया फ्रीक्वेंसी दिया तो निकाल लीजिएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का होता है 1 बाई टाइम होता है, 1 बाई टाइम पीरियड। ये फॉर्मूला माइंड में रखिएगा। ये है त्वरण, त्वरण का जो होता है ए ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। भी क्या होता है ए ओमेगा, फ्रीक्वेंसी क्या होता है ओमेगा बाई 2 पाई। अब निकालिए, यहाँ पे आपका दिया हुआ 6 सेंटीमीटर एम्पलीट्यूड, ए दिया हुआ, कैपिटल ए दिया हुआ, कितना दिया हुआ 10 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करिए, तो 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करिए, कितना से डिवाइड करना पड़ेगा, 1000 से, तो ये हो जाएगा 0.1 मीटर, 0.1 मीटर हो जाएगा। क्योंकि आपका देखिए अगला दिया हुआ ऐसा यूनिट में, मीटर में दिया है, यहाँ सेंटीमीटर में, तो यूनिट पर जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आइए, तो ये निकल गया। तो अब वेलोसिटी निकाल लीजिए, वी मैक्सिमम हमारा दिया हुआ, वी मैक्स दिया हुआ है, वी मैक्स आप फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, ए ओमेगा, तो यहां से ओमेगा निकल जाएगा, ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, वी मैक्स बाई क्या, ए एम्पलीट्यूड। वी मैक्स कितना दिया हुआ, वी मैक्सिमम आपका कितना दिया हुआ 5 मीटर, यानी 5 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ, तो वी मैक्स रख दीजिए 5 मीटर पर सेकेंड। एम्पलीट्यूड कितना दिया है 0.1 मीटर, चलिए 0.1 मीटर आ गया आपका, 0.1 मीटर। चलिए, तो ये हमारा कर दिया, कितना आ गया, ओमेगा का निकल के आ गया, वैल्यू कितना आया 5/0.1, तो ये कितना हो जाएगा 50 आ जाएगा, क्या हो जाएगा 50 हो गया। ओमेगा का वैल्यू 50 निकल गया, तो अब यहाँ पे पुट कर दीजिए। एक्सेलरेशन निकालना, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर है ए ओमेगा स्क्वायर, ए तो दिया हुआ आपका कितना 0.1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा का वैल्यू कितना 50, तो 50 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो जाएगा 0.1 इंटू 50 का स्क्वायर 2500, डिसिमल से एगो जीरो हट जाएगा तो कितना हो जाएगा 250 मीटर पर सेकेंड, 250 मीटर पर सेकेंड, 250 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारा यूनिट, सब में सेकेंड स्क्वायर है, 250 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 250 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। आई बात समझ में। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकेंड आना ही चाहिए। चलिए यूनिट हमारा आगे बात समझ में। ये फॉर्मूला आपका वीवीआई, ये याद रखिएगा। इस बार भी क्वेश्चन पूछ चुका और आने इस बार भी पूछेगा, ठीक है ना। यानी आप कहीं भी लिख लीजिए फॉर्मूला, एग्जाम के दिन हम बात करेंगे आपसे, ये पूछेगा ही पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। चलिए, ए प्लेन वेव इज गिवन बाय, यहां दे दिया है ओमेगा, यहां इसका एक क्वेश्चन लिख लीजिए, y बराबर है 225 कॉस ओमेगा टी माइनस फाई होता है। चलिए फाई की जगह आपका पाई एक्स दिया है, ओमेगा की जगह 2 पाई दे दिया, टी है ये ऑलरेडी लगा हो। अब जो पूछेगा निकाल देंगे। देन द एम्पलीट्यूड एंड द फ्रीक्वेंसी। एम्पलीट्यूड देखिए ये वाला जो होता है ये एम्पलीट्यूड होता है, क्या होता है ये एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड में तो कोई झगड़ा ही नहीं हुआ है, एम्पलीट्यूड कितना निकल गया 25। आपसे पूछा फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी जो होता है ओमेगा बाई 2 पाई, ओमेगा बाई
2 पाई। ओमेगा का वैल्यू कितना दिया हो बताइए, 2 पाई। ओमेगा का वैल्यू 2 पाई। ये फॉर्मूला से हमारा ऑलरेडी क्या होता है 2 पाई, कटेगा कितना आ जाएगा 1। बताइए आंसर क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड कितना आएगा 25 और ओमेगा फ्रीक्वेंसी 25। आंसर क्या हो जाएगा आपका। अगर आपको फॉर्मूला यानी आना आ रहा है माइंड में से, कोई टफ नहीं है, कोई टफ नहीं, चाहे क्वेश्चन का लेवल कुछ भी आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, अ फेरोमैग्नेट मटेरियल इज प्लेस इन एक्सट्रीम मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक डोमेन जो होता है इसमें क्या कर जाता है, तो मैग्नेटिक डोमेन जो होता है इसका अपोजिट नेचर होता है, ये डिक्रीज कर जाएगा। क्या करेगा, डिक्रीज इन साइज, डिक्रीज इन साइज करेगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। A 4 kg ब्लॉक इज अटैच टू ए स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट इतना न्यूटन दिया। स्प्रिंग कांस्टेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, चलिए कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ द ऑक्सीलेशन। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है स्प्रिंग कांस्टेंट के रेस्पेक्ट में, एक टाइम पीरियड का फॉर्मूला टी इक्वल टू होता है 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी, ठीक है, पेंडुलन के रेस्पेक्ट में। और एक फॉर्मूला होता है स्प्रिंग कांस्टेंट के रेस्पेक्ट में क्या होता है 2 पाई रूट अंडर एम बाई के। एम क्या है, मास है, के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है। पुट कर दीजिए, आपका मास दिया हुआ, स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ, आंसर निकल जाएगा। टफ कुछ नहीं है, आपको अप्लाई करने आना चाहिए। 2 पाई रूट अंडर, मास कितना है, मास है 4 kg, ठीक है, और ये फोर्स कांस्टेंट कितना दे रहेगा, स्प्रिंग कांस्टेंट 400, तो ये 4 से 4 का ठीक है ऑलरेडी हमारा। तो ये रूट से हमारा जो है 2 पाई, रूट से 100 निकलेगा तो नीचे आ जाएगा कितना 10 डिवाइड करिए 0.2 पाई आ जाएगा आंसर। ऑप्शन में होगा तो दिख जाइए, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हम लोग। द रेशियो ऑफ एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी, देखिए या तो 1 हो सकता है या 1 से कम होगा, ये याद रखिएगा। एवरेज वेलोसिटी का और स्पीड का जो होता है 1 होगा सकता है या 1 से कम होगा, 1 या 1 से कम। इन अ हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन ऑफ 2 बॉडीज ऑफ इक्वल मास, क्या होगा जब इलास्टिक बॉडी, देखिए मतलब ये हमारे पास जब कोलिजन होगा टकराएगा, तो जब टकराए हमने कहा कि जब दौड़ते हुए फुटबॉल खेलते हुए आइए और दो लोग आपस में टकराइए, वहां एक्चुअल में फील होगा कि कोलिजन में हुआ क्या, वेलोसिटी इंटरचेंज होगी। आप वाला स्पीड लगेगा उसमें चला गया, उस वाला स्पीड आप में आ गया, यानी इस तरह से टकराव होगा, ठीक है। तो इंटरचेंज ऑफ वेलोसिटी होगा, क्या होगा इंटरचेंज। कुछ अगर प्रैक्टिकल करना है तो इसको अप्लाई करके देखना पड़ेगा, लेकिन नहीं करिएगा नहीं, हो सकता है एग्जाम सामने घातक भी साबित हो जाए, ठीक है। चलिए तो फिर हम ही को कोशिएगा कि हाँ चलिए, लेकिन हम ये नहीं, हम तो चाह रहे हैं कि आपका सिलेक्शन हो, हम लोग क्या चाह रहे हैं कि आपका सिलेक्शन हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस इन्वॉल्व फ्रिक्शन फोर्सेस, मतलब घर्षण बल में यानी निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल है। घर्षण बल, अब देखिए जब इसको करिएगा, ठीक है ना, तो मोशन आ रहा तो काइनेटिक एनर्जी, रगड़ते रगड़ते जितना मोशन होगा काइनेटिक एनर्जी होगा। रगड़ने के बाद क्या आ रहा है आपका, देखिएगा पाम हथेली क्या गर्म हो गया, तो गर्म हो गया तो हीट एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी से हीट एनर्जी। आंसर क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी टू हीट एनर्जी। आए बात समझ में। चलिए द फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम, ये जब भी एनर्जी फ्लो होता है एक डायरेक्शन में होता है, एक दिशा में होता है, एक दिशा वाले को कहते हैं हम लोग यूनी डायरेक्शन। क्या कहते हैं, यूनी डायरेक्शन। क्या कहते हैं, यूनी डायरेक्शन। एक दिशा वाले को क्या कहते हैं, यूनी डायरेक्शन। आंसर हो जाएगा, यानी एनर्जी फ्लो हमेशा एक ही दिशा में होगा, यूनी डायरेक्शनल होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंस्टिट्यूट ऑफ एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम देखिए बायोटिक और एबायोटिक, लिविंग नॉन लिविंग सबको रखता है कंटेंट। तो हमारे पास लिविंग एनिमल भी है, प्लांट भी है, माइक्रो नॉन लिविंग भी है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा ए और बी, तो हमारे दो आंसर आ ही गया, तो मोर देन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन सोडियम एंड क्लोरीन रिएक्ट देन द एनर्जी, जब सोडियम और क्लोरीन रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा एक्सोथर्मिक। क्या बनाएगा, एक्सोथर्मिक, हीट रिलीज करेगा और ये कंपाउंड बनाएगा आयनिक। मेटल नॉन मेटल मिलकर के क्या बनाएगा, आयनिक कंपाउंड, यानी हीट रिलीज करेगा और आयनिक बॉन्ड फॉर्म करेगा। सोडियम और क्लोरीन के बीच कैसा बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं हम लोग, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी इज एल, इट्स काइनेटिक एनर्जी इज हाफ, दैट इज द एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है। आधा होगा तो ये भी आधा हो जाएगा, तो आंसर आना चाहिए एल बाई रूट टू आना चाहिए, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए इन 2NH3 N2+3H2 द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, इसमें जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। जीरो ऑर्डर की 2 बात याद रखिएगा, जीरो ऑर्डर का रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है हमारे पास के बराबर होता है, रेट कांस्टेंट के बराबर होता है। दूसरा किसी भी रिएक्शन का हमारा रेट पूछेगा टाइम टी पे, तो ये होता है A0 - KT, यानी किसी भी क्वेश्चन ये आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। रेट जीरो लॉ में रेट जो होता है रेट कांस्टेंट के बराबर होता है, रेट जो होता है रेट कांस्टेंट के बराबर होता है। इक्वेशन लिखना नहीं पूछेगा। तो आज 50 क्वेश्चन इसमें न्यूमेरिकल्स डाला गया था।
आई होप कि सारा चीज़ समझ में आया होगा आपको। अगर किसी तरह का कुछ अगर त्रुटि लग रहा हो आपको तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइएगा। देखिए, बूंद बूंद तालाब भरता है, जिस तरह से आज 1000 सब्सक्राइबर हुआ तो अचानक से 1000 नहीं हुआ है, एक एक लोगों का कंट्रीब्यूशन है, एक एक सब्सक्राइबर जोड़ करके क्या हुआ, 1000 हुआ है। तो देखिए, हम भी इंसान हैं, हम हर किसी को क्या कहते हैं, सेटिस्फाइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रयास जरूर करेंगे हम सेटिस्फाइड करने का। आपका अगर हमारे यानी आपका कमेंट हमारे पास पहुंचेगा तो हम पूरी कोशिश पूरी प्रयास करेंगे कि आपको कंटेंट बेहतर से बेहतर दें और फुल्ली कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझाने का प्रयास करें। ठीक है, आप मुझे सहयोग करें, हम भी आपके लिए यानी तत्पर रहेंगे, समझाने की पूरी प्रयास करेंगे। ज्ञान घर से बने रहिए, जब तक एग्ज़ाम आपका होने, एग्ज़ाम के बाद भी बने रहिएगा। ठीक है, जैसा होगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का सेशन कैसा लगा। और आज समझिए ज्ञान घर के लिए एक बहुत बड़ा दिन भी है, क्योंकि आज 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुआ है। आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के योगदान से एक एक सब्सक्राइबर मिल करके 1000 हुआ है। बूंद बूंद तालाब भरती है। ठीक है, थैंक यू सो मच।